नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्यूरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में हो रही ईडी की लगातार छापेमारी कार्रवाई पर तमाम सवाल खड़े किए हैं, जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगले कुछ महीनों में आयकर के 200 से 250 कर्मियों की एक टीम पूरे छत्तीसगढ़ में छापेमारी करने वाली है और जैसे जैसे वे अधिक छापेमारी करेंगे। छत्तीसगढ़ में यही कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को दबाया जाए, बदनाम किया जाए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पार्टी के पदाधिकारी हो या फिर अधिकारी और कर्मचारी हो। ये सिलसिला शुरू होता है जुलाई 2020 से। झारखंड चुनाव में बुरी तरह से मात खाने के बाद इन लोगों ने इसकी शुरुआत की। शराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया और इस शराब घोटाले में 2019-2020 में केक की रिपोर्ट भी है, वहां उन्होंने जांच भी की। उसके बाद 2.5 साल तक वो चुप रहे। चुनाव नजदीक आते हुए ईडी सक्रिय होती है और फिर उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और कहा जाता है कि 2168 करोड़ के घोटाले हुए। इसमें ये भी कहा गया कि होलोग्राम, नकली होलोग्राम का प्रयोग किया गया। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है, ये नकली होलोग्राम का यदि प्रयोग हुआ तो जो डिस्टिलर है वही तो करेगा, उसी फैक्ट्री में तो होगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बचत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके घर में ज्वेलरी भी पाए, नगद रुपये भी पाए, किसी को जब्त नहीं किया गया। और कहा गया कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ और चल अचल संपत्ति 2018 के पहले के भी जब्त करने के बाद भी 200 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त नहीं की गई। जबकि इस दौरान 2018 के बाद जब हमारी सरकार बनी, उसके पहले जो रेवेन्यू है आबकारी की, वो 3900 करोड़ की थी, अब बढ़ के 6500 करोड़ हो गया। और आरोप ये लगाया ईडी के द्वारा कि राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 3900 करोड़ से बढ़ के 6500 करोड़ हुआ। और आज तक के वो 2168 करोड़ में से केवल 200 करोड़ के आसपास, वो भी पैतृक संपत्ति, और 2018 से पहले अर्जित की गई आय, उसको जोड़कर भी 200 करोड़ नहीं पहुंचा। कोल स्कीम का आरोप लगाया 500 करोड़ का। एफआईआर दर्ज हुआ कर्नाटक में, फिर दर्ज हो गया भोपाल में, अभी नोएडा में भी हुआ। और उसके बाद 4 बार वो सप्लीमेंट्री चालान प्रस्तुत कर चुके हैं और सब मिला के अचल संपत्ति सब मिला के अभी तक 150 करोड़ पहुंचा है। आरोप 500 करोड़ का है, लेकिन संपत्ति 150 करोड़, वो बता नहीं पा रहे हैं। अभी डीएमएफ में भी मजेदार बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा बिना कोई ईसीआईआर के वो माइनिंग डायरेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं कि कितना काम हुआ वो हमको बताएं। उसी प्रकार से एक सवाल रजिस्ट्रार को भी किया जाता है कि कितने जमीन की रजिस्ट्री इन 3-4 सालों में, जब से हमारी सरकार बनी है 18-19 के बाद, कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं। इसका मतलब है वो सारे रजिस्ट्री लाएंगे और सबको अभी कम कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि ये घरों में जाते हैं, सबसे पहले मोबाइल जब्त करते हैं, फिर घर में जो संपत्ति है, जो रुपया नगद है, ज्वेलरी है, उसको
सीज करते हैं, बैंक खाते सीज करते हैं, डायरी वगैरह भी हो या कुछ कच्चे में लिखा हुआ हो, सबको पकड़ते हैं। 5-6 दिन तक के घर में बंधक बना कर रखते हैं, चाहे वो वृद्ध माता पिता हो, बीमार हो, उनसे कोई लेना देना नहीं, बैठे रहेंगे। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसी के रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के ठिकानों पर हुई छापेमारी को लेकर गुरुवार को विनोद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। और इसको मैं पुख्ता आधार पे कह रहा हूं, जो बयान ईडी ने मुझसे लिया है उसमें भी मैंने ये दर्ज करवाया है कि आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो लूट है और रहजनी है, रॉबरी है, डकैती है। जितना सोना मेरे घर में मिला वो 2005 में मैंने पहली बार सोना खरीदा था। मैं खरीदने लायक तभी हो पाया था। और 2005 से 2023 तक जितना भी सोना खरीदा उसका एक एक का बिल मैंने प्रोड्यूस किया है। एक एक बिल, सिर्फ एक गहने को छोड़कर जो मेरी पत्नी को उसकी शादी में मिला था उसका बिल मेरे पास नहीं था। उसके अलावा पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया। उसके अलावा 6 अतिरिक्त बिल मैंने दिए। जो शादियों में भांजे की शादी हुई तो उसकी बहू को देने के लिए जो गहना खरीदा, और किसी भतीजे की शादी हुई तो उसके यहां देने के लिए जो सोना खरीदा उसका बिल दिया। इसके बावजूद ईडी सारा गहना जब्त करके ले गई कि आप इसका पुख्ता सबूत नहीं दे रहे हैं कि यह गहना कहां से खरीदा। पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया और वो जो बिल प्रोड्यूस किया है तो ये जो कागज उन्होंने मुझे जाते हुए दिया है उस कागज में पूरे का विवरण है। उनकी अपने कागज में विवरण है कि कितना सोना हमने खरीदा और कितने का बिल प्रोड्यूस हुआ। ये लिखा हुआ है इसमें कि इतने का बिल प्रोड्यूस हुआ, इसकी वैल्यू इतनी है। जब मैंने पूछा कि आप अलाउंस कितना है, कितना गहना रख सकता है कोई घर पे, तो बोले वो सब आईटी एक्ट में है, ईडी एक्ट में नहीं है। आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा संतुष्ट कैसे कर सकता हूं, ये सारे बिल मैं आपको प्रोड्यूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा इस बिल को आपने पे कैसे किया है उसका सबूत आपके पास नहीं है। तो भारतीय कानून में पहली बार ये प्रावधान जोड़ना पड़ रहा है कि अगर आप कोई चीज बिल से खरीदते हैं, कच्चे में नहीं खरीदते हैं, नगद से नहीं खरीदते हैं, तो उस बिल के पेमेंट का मोड भी आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये आईपीसी और सीआरपीसी को नए सिरे से डिफाइन कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। छत्तीसगढ़ की 10 विधानसभा सीट एससी वर्ग के लिए आते हैं। इसके अलावा कई और विधानसभा सीट में एससी वर्ग का बड़ा दबदबा है। इसलिए सतनामी समाज के धर्म गुरुओं को बीजेपी में शामिल होने से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक और अपना दम भर रहा है। क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। बीजेपी ज्वाइन करने का
आपने देखा कितना ज़बरदस्त सम्मान हुआ, इज्जत दिया गया, बिठाया गया, सम्मान दिया गया, हर फूल से स्वागत किया गया। और मैं जब वहाँ प्रवेश किया 2018 में, ऐसे वहाँ भी मंच है, आपने देखा होगा राजीव भवन में। और वहाँ जब मैं प्रवेश करने गया तो जो भूपेश बघेल जी थे वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनको कहा गया कि भी स्वागत भाषण दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं स्वागत भाषण नहीं देता। मतलब आप नहीं चाहते कि भी हम आए। तो मेरे को उसी दिन डाउट हो गया था, शंका हो गया था कि भी ये व्यक्ति ठीक नहीं। फिर भी चलो भाई आ गए हैं तो चलो अब देखते हैं। तो हमने देखा 5 साल तो कुछ उसमें सम्मान मिला ही नहीं, कहीं पर भी कोई सम्मान नहीं मिला, ना समाज को मिला, ना हमारे धर्म स्थल को मिला, और ना छत्तीसगढ़ के लोगों को। किसी के आने या जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जगत गुरु माननीय पूजनीय रुद्र कुमार जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सरकार में सम्मानित मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने एससी वर्ग के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनके कानूनी अधिकार के लिए बहुत काम किए हैं। रमन सरकार के दौरान जो एससी वर्ग के आरक्षण में कटौती किया गया था, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाया गया था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने एससी वर्ग के आरक्षण में वृद्धि किया है, जिसे षड्यंत्र पूर्वक रोकने का काम भाजपा के नेताओं ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आरक्षित वर्गों के खिलाफ रही है, आरक्षण के खिलाफ रही है, और लगातार आरक्षित वर्गों को नुकसान पहुंचाने का काम भाजपा नेताओं ने किया है। ऐसे राजनेताओं के दलबदल का असर किसको कितना होता है और इससे आम जनता पर क्या असर पड़ता है, ये तो वक्त बताएगा। मगर सियासी माहौल बनाने के लिए पार्टियां अक्सर दल नेताओं के चेहरों को बुनाने का प्रयास ये कहते हुए जरूर करती हैं कि सियासी हवा हमारे पक्ष में है। और ऐसे में सवाल ये कि दल बदलू क्या बिगाड़ेंगे, चुनावी समीकरण अगर हाँ तो क्या कांग्रेस की बढ़ सकती है टेंशन? क्या दावा यही है कि सतनामी गुरु बालदास का भाजपा प्रवेश गेम चेंजर साबित हो सकता है? खैर जो भी हो, मगर सबसे बड़ा सवाल यही है, ये दल बदलू नेता अवसरवादी हैं या आशावादी? ओम प्रकाश, इंडिया वॉइस, रायपुर। बलरामपुर के जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ दिल्ली लोकसभा के संयोजक सरगुजा ने रामानुजगंज विधानसभा के यूथ कार्यकर्ताओं की बैठक करी और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए युवाओं को भूपेश सरकार की योजनाओं की जानकारियां दी। साथ ही विधानसभा चुनाव में युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए भी रणनीति तैयार की है। अगली खबर दुर्ग से है, जहां बरसते पानी में जिला भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, महिलाएं शराबबंदी को लेकर कलेक्टर परिसर में पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस बैरिकेडिंग से लेकर जमीन पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मटका फोड़कर अपना विरोध जाहिर किया और स्वच्छता अभियान के तहत सफाई भी की। जो सरकार निकम्मी है। अगली खबर बालोद से है, जहां जिला मुख्यालय में शिव भक्तों की तरफ से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिस दौरान लाखों की संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर शहर की सड़कों पर चलती हुई नजर आईं। आपको बता दें, विधायक संगीता सिन्हा ने भी सिर पर कलश लिए पूरे शहर का भ्रमण किया। इस दौरान महाराष्ट्र से स्पेशल धूमल बुलाया गया और साथ ही छत्तीसगढ़ परंपरा की झलक भी इस आयोजन में देखने को मिली। दरअसल बालोद शहर के नजदीक जंगरा रानी तराई मैदान में सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव पुराण कथा का आयोजन किया है। आपको बता दें, आयोजन के एक दिन पूर्व समस्त हिंदू संगठन ने आयोजन समिति द्वारा ये भव्य आयोजन किया। हमारे यहाँ बालोद विधानसभा में 25 से
29 तारीख तक हमारे प्रदीप शर्मा जी का महायज्ञ होने वाला है, शिव पुराण होने वाला है। इसमें पूरे बालोद विधानसभा क्या पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत ज़्यादा उत्साह है और आज हमारा कलश यात्रा है। उसके बाद कल से प्रवचन स्टार्ट होगा, शुरुआत होगा। बलौदाबाजार जिले की ब्लॉक स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रतियोगिता में उपद्रव करने वाले और खिलाड़ियों के साथ मारपीट करने वाले 7 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इनमें से 3 उपद्रवी नाबालिग हैं जिन्हें न्यायालय प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही बाकी को भोजन की। आपको बता दें, बीते दिनों छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में भाग ले रहे हैं खिलाड़ियों से स्टेडियम के अंदर ही असामाजिक तत्व के युवकों के द्वारा उपद्रव करते हुए खिलाड़ियों के साथ मारपीट की गई, जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। अंतागढ़ के पूर्व विधायक भोजराज नाग को नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद भोजराज नाग पुलिस के अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उसी दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मैं लगातार धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, इसलिए मेरी आवाज को दबाने और रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे मैं अंदरूनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक ना पहुंच सकूं। इसलिए इसका षड्यंत्र किया जा रहा है। जो वही मैंने पुलिस अधीक्षक से चर्चा करके सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। आपको बता दें, अब मुझे सुरक्षा मिले ना मिले, लेकिन मैं काम करता रहूंगा। पिछले दिनों अखबार में और न्यूज़ चैनल में एक वीडियो वायरल हुआ था। एक पत्र के माध्यम से किसी ने जान से मारने की धमकी दिया है और ये सरकार ने मेरे को जो जेड श्रेणी सुरक्षा थी उसको घटा करके वाई श्रेणी का किया है। मैं पूरे क्षेत्र में आदिवासी समाज में जागरण का काम करता हूं और जो धर्मांतरित लोग हैं और जो धर्म परिवर्तन किए हैं, देवी देवता को नहीं मानते, समाज की रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानते, ऐसे लोगों को जागरण के माध्यम से ईसाई मिशनरी के प्रलोभन से में ना पड़े और धर्मांतरण ना करें, इस बात को कहता हूं। उसी बात को लेकर के मेरे को धमकी भरा पत्र आया है और वायरल हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार जानबूझ के षड्यंत्र पूर्वक मेरे सुरक्षा कैटेगरी को कम किया है। अगली खबर कांकेर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांकेर शहर के पुराना बस स्टैंड पर विधानसभा क्षेत्र की तमाम समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें इनकी प्रमुख मांगे हैं कि प्रदेश में असमय हुई बारिश के कारण से कांकेर विधानसभा क्षेत्र को सूखा घोषित किया जाए, आकलन कर किसानों को जल्द क्षतिपूर्ति प्रदान करें। कांकेर विधानसभा में बिजली असमय बंद किया जाता है, जिसे सुधारा जाए। दुधवा राइट कैनाल पर सीकरण कर कैनाल का विस्तार कांकेर तक लाया जाए। ऐसी कई अन्य मांगों को लेकर तक 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया। साथ ही इस दौरान कलेक्टर के नाम पर तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कांकेर विधानसभा के जो स्थानीय मुद्दे पूरे विधानसभा भर के कई तो ऐसे मुद्दे जिसको कांग्रेस ने घोषणा किया आज तक नहीं बनाया और जिस समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 तक थी और उसके बाद हमारी सरकार नहीं बनी और हमारे सरकार के समय जो अधूरे काम थे वो अधूरे काम भी आज तक पूरे नहीं हुए। स्थानीय शहर की बात हो, चाहे नरहरपुर की बात हो, चाहे इधर धनेली किनार की बात हो, चाहे रोड पुलिया की बात हो, चाहे वो आश्रम का बात हो, चाहे स्कूल का विषय हो, ऐसे सारे विषयों को याद दिलाने के लिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कांकेर विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। वैसे शुरू से भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी वादों को और जो सभी मुद्दे उनको याद दिलाई, लेकिन कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक के कान में जू तक नहीं रहेंगी। उस आवाज को हम सब लोगों ने वहां तक पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस क्षेत्र की किसानों के साथ, जनता के साथ खड़ी है। जब जब उनके ऊपर तकलीफ होगी, समस्या होगी, तो उन विषयों को लेकर के हम उनके साथ खड़े होंगे। स्थानीय मुद्दे के विषय इसलिए है कि जो आपको नेतृत्व इस यहाँ के विधानसभा के विधायक शिशुपाल सोरी से हम लोग कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहना चाहते हैं कि उस क्षेत्र का विकास हो, एक एक विधानसभा का विकास हो, वहाँ के किसानों को सही दाम मिले। इस नाते से हम सब लोगों ने स्थानीय विषय को लेकर के 1 दिवसीय धरना यहाँ पे दिया है। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।